एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन कह के भी बोलते हैं, हर इंडियन उनके बारे में प्राउड फील करता है। वो कहते हैं, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ना आने दे। सो आज हम बात करेंगे अल्केमिस्ट के बारे में, जो कि सपनों पे किताब है, जिसके ऑथर है पाउलो कोएल्हो। ये बुक 80 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से ये 315 वीक्स के लिए बेस्ट सेलर थी और जिसके लिए उसके ऑथर को लिविंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, ये स्टोरी स्टार्ट होती है स्पेन से। स्टोरी का हीरो सैंटियागो एक शेफर्ड है जो भेड़ और बकरियों को पालता है। उनसे मिलने वाले वूल को मर्चेंट के पास शॉप पे बेच देता है और उससे पैसे कमाता है। ऐसे ही एक दिन वो एक शॉप में जाता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके और वहीं पे उसकी मुलाकात होती है फातिमा से। फातिमा जो कि उस शॉप ओनर की लड़की होती है और वहाँ पे सैंटियागो उससे प्यार कर बैठता है। बट काम होने के बाद सैंटियागो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और अगले दिन एक नई जगह पहुँचता है। आराम करने के लिए सैंटियागो एक पुराने चर्च के पास रुकता है। वहाँ पे एक सिकामो ट्री होती है जिसके पास वो अपने भेड़ बकरियों को रख के खुद आराम करना चाहता है। तभी उसको अचानक एक सपना आता है, वही सपना जो वो इससे पहले भी कई बार देख चुका था। सपना ये था कि दूर कहीं इजिप्ट में पिरामिड के नीचे बहुत सारा खजाना है। सैंटियागो उठ जाता है और इस ड्रीम को इंटरप्रेट करने के लिए एक इंटरप्रेटर को ढूंढता है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक मैजिशियन से। वो उसे हेल्प करने का प्रॉमिस तो देती है, लेकिन बोलती है अगर तुम्हें खजाना मिलता है तो उसका एक हिस्सा मुझे चाहिए होगा। मैजिशियन बोलती है, मैंने तो कभी पिरामिड्स देखे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम्हें सपना आ रहा है तो तुम्हें उसे फॉलो करना चाहिए, पिरामिड्स के पास जाके देखना चाहिए। बट सैंटियागो उसे इग्नोर करके अपने सफ़र में आगे बढ़ जाता है। अगले दिन जब सैंटियागो किताब पढ़ रहा होता है एक पेड़ के नीचे, तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे आके उसे परेशान करता है। पहले तो वो बहुत इरिटेट होता है, लेकिन बात करते करते बूढ़ा आदमी उसे बोल देता है, तुम जिस खजाने की बात कर रहे हो उस तक पहुँचने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बट उसे लगता है ये बूढ़ा आदमी उस मैजिशियन का हस्बैंड है जो फिर उसे बेवकूफ़ बनाने आया है। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी रेत में सैंटियागो के माता पिता तथा फातिमा का नाम लिखता है, जिससे सैंटियागो शॉक हो जाता है। आगे वो राजा बताता है कि वो वहाँ का किंग है और अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें अपने भेड़ बकरियों का एक हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लड़का इसके लिए मान जाता है। तभी वो राजा उसको 2 पत्थर देता है, उरीम और थुमीम। इससे सवाल पूछ के लड़का अपने डिसीजन ले सकेगा, ऐसा वो उसको बोलता है। सफ़ेद अगर चमका तो इसका मतलब ना है और अगर काला पत्थर चमका तो इसका मतलब हाँ है। बट ये पत्थर तभी तुम्हारी मदद कर पाएंगे जब तुम उनको संभाल के रखो और यस नो टाइप के सवाल उनसे पूछो। इसके बाद राजा उसे बताता है कि जब तुम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो तो सारी कायनात, पूरा यूनिवर्स उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करता है। आगे लड़का अपनी जर्नी में अफ्रीका पहुंचता है, जहां पे कुछ चोर उसे पकड़ के उसे लूट लेते हैं, उससे सारा पैसा छीन लेते हैं। अब वो सोचता है कि कुछ दिनों तक वो यहीं पे काम करेगा और एक क्रिस्टल शॉप पे काम शुरू कर देता है। कुछ दिन काम करने के बाद सैंटियागो के पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है और तभी वो अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करता है। सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात फिर एक बार फातिमा से होती है और इस बार वो उसको बोल देता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और उसके साथ रहना चाहता है। बट फातिमा उसे तभी बोलती है कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने सपनों को पहले फॉलो करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इसके बाद सैंटियागो अपना जर्नी कंटिन्यू करता है और तभी उसकी मुलाकात होती है अल्केमिस्ट से, एक ऐसा इंसान जो किसी भी धातु को सोने में बदल दे। सफ़र के दौरान ये अल्केमिस्ट सैंटियागो को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और तभी अचानक कुछ लुटेरे, कुछ चोर उनको पकड़ लेते हैं और उनको लूटने की कोशिश करते हैं। तभी अल्केमिस्ट बोलता है, ये सैंटियागो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है और ये यहाँ पे तूफान भी ला सकता है। इसे सुन के वो लुटेरे बोलते हैं, ठीक है तो हम इसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन ये गलत हुआ तो हम इसको मार देंगे और सारा सोना छीन लेंगे। अगले दिन सच में वहाँ पे तूफान आ जाता है। लुटेरे अल्केमिस्ट और सैंटियागो को छोड़ देते हैं। तभी अल्केमिस्ट सैंटियागो को कुछ सोना देता है और बोलता है, तुम अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करो, अब यहाँ से मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, और उसे अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। सैंटियागो अब इजिप्ट में पहुँच जाता है, जहाँ पे उसने सपना देखा था कि पिरामिड के नीचे उसे बहुत सारा खजाना मिलेगा, उसकी डेस्टिनी थी। अपनी डेस्टिनी पे पहुंचने के बाद सैंटियागो बहुत ही एक्साइट हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ पे खोजना शुरू कर देता है, वहाँ पे खोदना शुरू कर देता है खजाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो उसे बहुत मारते हैं और उससे बहुत सारा पैसा, उसका सब कुछ छीन लेते हैं। तभी सैंटियागो उन लुटेरों को बताता है कि उसे सपना आया था कि इन पिरामिड्स के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा है और उसे ढूंढने के लिए ही वो वहाँ पे आया है।
सारे लुटेरे उस पर हंसने लगते हैं, उसे बोलते हैं तुम बेवकूफ़ हो जो यहाँ तक आए हो, और उसको फिर से मार के वहाँ से चले जाते हैं। सैंटियागो उठता है और फिर से उस खजाने को खोजने लग जाता है कि उसको खजाना मिलेगा। तभी उन लुटेरों का लीडर वहाँ पे आता है उससे कुछ बात करने, और उसे बोलता है तुम बहुत बेवकूफ़ हो जो खजाने के लिए इतने दूर आए। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उस लुटेरों को भी वैसा सपना आया था कि दूर कहीं स्पेन में एक पुराने चर्च के पास एक सिकामोर ट्री है जिसके नीचे एक लड़का अपने भेड़ बकरियों के साथ बैठा है और वहीं पे बहुत सारा खजाना गड़ा है। पर मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इसके लिए वहाँ तक जाऊँ और उस खजाने को ढूंढूँ। ये सुनने के बाद सैंटियागो बहुत शॉक हो जाता है, खड़ा रहता है और वहाँ पे हंसने लगता है। सैंटियागो को फातिमा की बहुत याद आती है, साथ ही साथ उन्हीं लोगों की याद आती है जो उसके साथ सफ़र में जुड़े थे, अल्केमिस्ट या फिर वो मैजिशियन या फिर वो राजा जिसने उसको इतनी हेल्प की थी, जिसके बाद अब सैंटियागो को पता था कि उसकी डेस्टिनी, उसका ट्रेजर कहाँ पे है। इसके बाद सैंटियागो ने पूरे एनर्जी के साथ अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। वापस वो स्पेन में आया, वहाँ पे जहाँ पे वो पहली बार रुका था, उस चर्च के पास, उस पेड़ के नीचे उसने उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की और उसको बहुत सारा खजाना भी मिल गया। प्रॉमिस के हिसाब से उसने उस मैजिशियन को उसका एक हिस्सा दे दिया और इसके बाद उसने फातिमा के पास जाके उससे शादी कर ली और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इससे हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइफ में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद राजा की तरह दिए हुए हमारे पास स्टोन्स ना हो, बट हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके चलते हम डिसीजन ले सकते हैं जो हमारी डिसीजन लेने में मदद कर सकती है। अगर आपका डिसीजन गलत भी हुआ तो भी आप जिम्मेदारी लीजिए कि आप उसे सही करोगे। नेक्स्ट थिंग जो कि स्पाइडरमैन मूवी का डायलॉग भी है, विथ ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी ताकत को संभालने के लिए आपको पहले जिम्मेदार बनना पड़ेगा, वो सारे एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे जिसके बाद ही वो ताकत आप यूज़ कर पाओगे, इस्तेमाल कर पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको रेडी रहना चाहिए पे करने के लिए। टारगेट्स अचीव करने के लिए आपको बहुत कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। जैसे सैंटियागो ने उस मैजिशियन को अपने खजाने का एक हिस्सा दिया था, जैसे उसने उस राजा को भी अपने भेड़ बकरियों का एक हिस्सा दिया था, उसी तरह आपको आपका टारगेट अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको आपका टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उसे अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका खजाना आप ही के पास होता है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको लाइफ को जीना पड़ता है, नए नए एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं, नई सिचुएशंस, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ और ऑप्टिमिज्म के साथ, जिसके बाद आपको वो खजाना मिल जाता है। दोस्तों, बढ़ते फ्यूल प्राइस को कंसिडर करें तो उसके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का। इंडियन गवर्नमेंट भी उसके लिए पॉजिटिव है, उसके लिए बहुत सारे टैक्स रिबेट दे रहे हैं, जिसके चलते उसके स्टॉक्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में, जो कि एक अच्छा है, अच्छे लेवल पे अभी अवेलेबल है और आने वाले फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये बिलोंग करता है टाटा ग्रुप को। एक अच्छे मार्केट कैप के साथ ये स्टॉक आपको मिल रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल पी 16.93 का है और वहीं पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 35.29 के पी पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम होल्डिंग है और उस होल्डिंग में से बहुत ही कम पार्ट एज अ प्लेस करके यूज़ हुआ है और पब्लिक के पास इसके ऑलमोस्ट 53.13% होल्डिंग है, जिसमें FII और DII भी शामिल है। कंपनी ने अपने पावर स्टेशन की डेवलपमेंट 40 बड़े शहरों में स्टार्ट कर दी है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ का नाम है। टाटा पावर ने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, MG मोटर्स, जगुआर एंड लैंड रोवर ऐसी कंपनियों के साथ EV चार्जिंग सॉल्यूशंस के लिए डील की है। टाटा पावर ने केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ एक 400 करोड़ की डील भी फाइनल की है, जिसके चलते वो वहाँ पे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 84 मेगावाट का सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करेंगे। सो यहाँ पे हम टाटा पावर के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे पहुँच चुके हैं। अगर इसका RSI देखें तो RSI अराउंड 60 के आसपास इसका ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बाइंग जोन बनता है, ना कि ओवरबॉट जोन। अगेन अगर हम इसके यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो कुछ ही दिन पहले स्टॉक ने अराउंड 102 to 105 के अराउंड एक सपोर्ट लिया था, जिसके बाद इसमें एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला था। अगेन यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये स्टॉक अगेन यहाँ पे 120 के आसपास एक सपोर्ट ले रहा है, जिसके बाद शायद इसमें एक अप ट्रेंड देखने को मिले। हमें वेट करना है कि ये MACD क्रॉस और अपने को बाय सिग्नल दे दे, उसके बाद हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए तो एक स्टॉक एक अच्छा मल्टीवैगर साबित हो सकता है।
सो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो बुक अल्केमिस्ट से मैंने आपको बताए। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा ये बुक आप पढ़ें। एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए बुक बहुत अच्छी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।